बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रशांत जी। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू सत्यप्रिया जी। कैसा लग रहा है आपको डीडी में आके? आप दूरदर्शन आए पहले? मैं दूरदर्शन आया हुआ हूँ पहले, ऐसे घूमने के लिए आया था, यहाँ पे देख के गया था और मुझे बहुत, क्योंकि यहाँ पे मंडी हाउस है तो मंडी हाउस अक्सर मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से ही पढ़ाई की है, अपनी ग्रेजुएशन तक मैं दिल्ली से ही पढ़ाई की है, तो यहाँ मंडी हाउस हम वगैरह प्ले वगैरह के लिए आया करते थे। तो दूरदर्शन में आया हुआ हूँ पहले और मुझे ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मैं जिस शहर से हूँ, जहाँ से हूँ, वहीं की एक वहाँ पे आज मुझे एक एज अ गेस्ट बुलाया जा रहा है और ये बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने ही शहर में, अपने ही घर में अगर आप एक गेस्ट की तरह आए तो एक बहुत खूबसूरत सा एहसास होता है कि चलो ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है, कि वरना लोग मतलब जैसे एक घर आना और घर एक बड़ी इज्जत से आना, वो एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है अपने आप में। तो मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ डीडी का और आप लोगों का कि आपने मुझे शो के लिए चुना। बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है कि हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए एक बेहद खास मौका है कि आप आज यहाँ पर हैं और आपसे आज हमें बातचीत करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप तो दिल्ली से ही हैं, है ना, दिल्ली में पले बढ़े, ग्रेजुएशन भी आपने यहाँ से की, लिटरेचर कर रहे थे, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद आपने थिएटर भी किया। लिटरेचर में बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी और कई कहानियां ऐसी भी होंगी जो मन में घर कर गई होंगी, लेकिन एक ऐसी कहानी लिखना, ठीक है, और उसके बाद उस कहानी को पर्दे पर उतारना, ये जो पूरी जर्नी थी, कौन सा वो मोमेंट था जिसमें आपको लगा कि यार कहानियां पढ़ी हैं लेकिन अब कहानियां अपनी कहनी है? मैंने मतलब बचपन से मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वो इंग्लिश ऑनर्स में जाना भी उसी शौक की वजह से हुआ और लिटरेचर पढ़ना, और लेकिन एक लिटरेचर को लिखना और अपना सिनेमा के लिए लिखना, स्क्रीन के लिए लिखना, वो जो, और थिएटर के लिए लिखना, ये ना बहुत ही एक तीनों ना एक अलग अलग विधा है, एक अलग अलग। तो जब हम फिल्मों के लिए कुछ लिखते हैं या किसी भी स्क्रीन के लिए कुछ लिखते हैं ना, तो उसमें लिखने का जो एक जो लहजा होता है ना, वो बहुत ही बदल जाता है। तो वो एक अपने आप में सीखना और जैसा आपने कहा साधना, वो मुझे लगता है जो यहाँ पे जो एक बहुत लंबा, जो भी लोग हम बाहर से आते हैं या दिल्ली से या कहीं से भी एक फिल्म उद्योग में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो उस जर्नी का जो सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो यही होता है कि जो भी लोग आते हैं, चाहे वो अभिनय में आए, चाहे वो लिखने में आए, डायरेक्शन में आए, डायरेक्शन तो चलिए एक बहुत टेक्निकल चीज़ है, पर वो जो जर्नी होती है ना, वो मेन जर्नी जो सीखने की होती है वो यही होती है कि इस माध्यम के लिए कैसे लिखना है, क्योंकि वहाँ आप दर्शकों के लिए लिख रहे होते हैं और एक्टर्स के लिए लिख रहे होते हैं, उसको स्क्रीन पे प्ले करना है। तो आपके पास किताबों में या कहानियाँ लिखने में क्या आज़ादी होती है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई किरदार बहुत पसंद है उसके लिए बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं, पर जो सिनेमाई ग्रामर होता है उसमें जो है ना, उसको लिखना जो अपने आप में ही उसकी एक राइटिंग बड़ी ही टेक्निकल होती है। हाँ, ये तो है, ये तो है। वो और उसमें मोमेंट्स क्रिएट करना जो दर्शकों को अच्छा लगे, एक्साइट करना कि चलो वो बंधे रहें, देखते रहें। और आज दर्शक के पास ऐसे ऑप्शन है कि वो 1 मिनट में आपका चेंज कर देंगे, अच्छा हाँ इस मोमेंट पे बोर हो रहे हैं, चलो चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे दौर में कुछ ऐसा लिखना और वो दर्शक उसको इतना प्यार दें, इतना देखें और कंटिन्यूसली देखें, बार बार देखें, तो वो एक अपने आप में ना एक फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि चलो हमने कुछ एक ऐसा लिखा जिसको दर्शक इतना पसंद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगर आपकी जर्नी को देखें ना, तो क्योंकि आप फिल्म वर्ल्ड के लिए एक आउटसाइडर थे, है ना, ऐसा नहीं था कि आपके परिवार के कुछ लोग हैं ऑलरेडी फिल्म वर्ल्ड में जो आपको एस्टैब्लिश कर सके, तो शायद जिसे हम सो कॉल्ड इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में कहूंगी स्ट्रगल कहते हैं, वो भी बहुत रहा, क्योंकि आपने एक घोस्ट राइटर के रूप में शुरुआत की, जहां आप लिख रहे हैं लेकिन आपके लिए कोई क्रेडिट्स नहीं है, फिर आपके क्रेडिट्स आने लगे, फिर आपने लिखा, फिर आप डायरेक्शन में भी चले गए, है ना। तो जब ये जर्नी देखते हैं, ये रोलर कोस्टर राइड सी लगती है, कैसा लगता है जब आप इसके बारे में सोचते हैं? देखिए, अब यहाँ से जब मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, और यहाँ से बैठ के जब मैं उन चीज़ों को देखता हूँ, तो वो एक चीज़ें बहुत अच्छा एहसास देती है कि अच्छा एक जर्नी ऐसी रही है जो अपने आप में ना, क्या हर व्यक्ति की जर्नी जो भी इस इंडस्ट्री में गया है और जिसने एक राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, जो भी चीज़ें वो बना है, वो सबकी जर्नी में कुछ ना कुछ एक स्ट्रगल तो होता है और वो आप उस स्ट्रगल से बच नहीं सकते हैं। बस ये होता है कि किसी को अगर आप फिल्मी परिवार से नहीं हैं तो आपका पहले का स्ट्रगल नहीं होता, अगर आप हैं तो वो फिर बाद में होता है, कहीं ना कहीं होता जरूर है। बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं साधा जा सकता, बिना स्ट्रगल के कैसे वो तो जैसे कि लीड आर्टिस्ट भी अविनाश तिवारी हैं, मेधा जी हैं, तो वो तो एकदम अभी उनका टाइम चल रहा है, दे आर ट्रेंडिंग राइट नाउ। तो सुपरस्टार्स के साथ एक काम आप करते वक्त उनका किस तरीके का रिस्पॉन्स था, किस तरीके से वो फील कैसा था कि आप स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं एंड टू डायरेक्ट देम हु आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड? हाँ,
वो कैसा एक्सपीरियंस था? तो वो ऐसा था ना कि अब देखिए, ये जो फिल्म के प्रोड्यूसर होती है उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो एक्टर्स के साथ हमारी एक नरेशन, एक मीटिंग कराएं जी। तो लकीली इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये रही कि अविनाश आए ऑफिस में और उन्होंने नरेशन सुना। क्योंकि क्या होता है, आप फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रहे हैं तो एक्टर्स बहुत आसानी से या कोई भी प्रोड्यूसर बहुत आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हैं। पर मैंने उनको जब 2 घंटे की नरेशन दी, नरेशन खत्म हुआ और खत्म होते उन्होंने कहा आई एम डूइंग दिस, बस इतना ही उन्होंने कहा आई एम डूइंग दिस। सेम थिंग मेधा के साथ हुई, तो उन्होंने कहा आई एम डूइंग दिस। तो उनके बाकी के भी आप फिल्म के जो इंटरव्यूज हैं जो रिलीज से पहले, तो उन्होंने यही कहा कि इतनी अच्छी नरेशन हमने नहीं सुनी। तो वो मैंने जो अपना जो 10 साल 12 साल का है स्ट्रगल में, मैंने ये बड़ा अभ्यास किया कि जो हम लिखते हैं उसको उस तरीके से सुनाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब फिल्में देख रहे हैं तो एक वो बनी बनाई चीज़ है, लेकिन जो कागज़ पे लिखा है, अक्सर क्या है, अगर आप एक्टर्स जो स्क्रिप्ट पढ़ते ज़रूर है लेकिन उसके बाद वो नरेशन सुनना बहुत पसंद करते हैं, सुनने के बाद स्क्रिप्ट पढ़ना पसंद करते हैं। तो वो जो नरेशन है ना, लकीली वो थोड़ी मेरी अच्छी रही थी और स्क्रिप्ट भी उन्हें अच्छी लगी, तो उन्होंने पहली बार में दोनों ने, मेधा और अविनाश ने हाँ बोल दिया। अच्छा, तो हमने आपको जो सही एड्रेस किया कहानीकार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहानीकार का मन में कभी कभार मुझे लगता है एक दुख भी होता होगा, जब आप कहानी तो लिख रहे थे लेकिन कहानी नरेट कोई और कर रहा था, क्योंकि कास्ट जब आपको फाइनल क्रेडिट्स मिलते हैं तो उसमें आपका नाम नहीं था, तो जिनका नाम था वो सुनाते होंगे। तो कभी दुख भी होता होगा मन में, ऐसे मतलब कचोटता होगा मन में कि यार मैंने लिखा, मैं अपनी तरह सुनाता, शायद कुछ और निकल के आता। देखिए, मुझे ना वैसा लगता है, ऐसे ओवरऑल ना जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को ना बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। तो वो जब घोस्ट राइटिंग कर रहे हैं तो वो अपने आप में ना एक बहुत ही ना अकेलेपन वाला जॉब होता है। क्योंकि ना बिल्कुल आप इस इंडस्ट्री में आते हैं ये सोच के आते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ काम करेंगे, ग्लैमर वर्ल्ड होगा, लेकिन जो सबसे पहली फाइट जो होती है सर्वाइवल की फाइट, कि अब यहाँ सर्वाइव कैसे करेंगे। तो किसी ने कहा कि एक राइटर है, तो उनकी 4-5 फिल्में एक साथ चल रही हैं, तुम उनके पास जाओ, थोड़ा लिख दो जाओ। तो उनके पास आए तो एक वो रकम तय हुई, चीज़ें हुई और फिर उसमें घोस्ट राइटिंग करना शुरू करा। घोस्ट राइटिंग में क्या होता है कि मीटिंग सारी राइटर्स कर रहे हैं, एक्टर्स को वो नरेट कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, हम खाली वो बैक एंड पे उनको लिख लिख के दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन देखिए, वो एक उसका डार्क साइड है, बट एटलीस्ट वो मेरी स्ट्रगल को फ्यूल कर रहा था। एक लर्निंग प्रोसेस है। पर उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है ना कि आपको ये यकीन होता है कि एक फिल्म मेकिंग जो होता है, सबसे बड़ा स्टेक जो होता है स्क्रिप्ट के ऊपर होता है। अगर एक फिल्म 15-20 करोड़ रुपए की एक फिल्म बन रही है तो उसको जो वो स्क्रिप्ट पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ना ये कहीं ना कहीं देख के मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता था कि यार भले ही इसमें मेरा नाम नहीं है, लेकिन ये मेरी लिखी हुई चीज़ों को एक वैलिडेशन ये मिल रही है कि वो स्क्रीन पे आ रही है। तो कभी ना कभी वो मेरी जर्नी भी ये आएगी कि मेरे नाम से चीज़ें स्क्रीन पे आएगी। नाम कब देखा था आपने? हाँ, और पहली बार नाम कब देखा था? पहली बार नाम देखा था हम दो हमारे दो में। 2021 में वो फिल्म आई थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, तो उस पे पहली बार मेरा नाम आया था। स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग में सोलो मेरा क्रेडिट आया था उसमें। और वो बहुत अच्छे मैडॉक की फिल्म थी, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस था, एक्टर्स उसमें भी बहुत अच्छे थे, राजकुमार राव, कृति सेनन, परेश रावल जी, रत्ना पाठक शाह मैम। तो इतने बड़े कलाकारों के लिए लिखना, उनके साथ सेट पे काम करना और वो फिल्म को स्क्रीन पे देखना, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। इस तरीके का वैलिडेशन वैसे भी हमारी इंडस्ट्री में ज़रूरी होता है। ये एक थोड़ा मोटिवेशन आता है उस चीज़ से कि हमें वैलिडेशन मिला, तो मतलब कि ठीक कंटेंट पे हम ठीक काम करें, हम सही रास्ते पे हैं। हाँ, देखिए क्या होता है ना कि मतलब ना एक आप ये कहें कि कुछ चीज़ें ना करिश्माई रूप से बहुत बड़ी हो जाती हैं कि एक बहुत ही बड़ा उसका एक बहुत बड़ा उसका एक नाम हो गया, बहुत बड़ी चीज़ें हो गई, वो दैट यू डोंट नो कि वो कैसे होंगी, कहाँ होंगी, कब होंगी। बट टू बी इन द प्रोसेस कि आप कुछ एक ऐसा, क्योंकि बहुत ही चुनिंदा प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो फिल्में बना रहे हैं, बहुत ही चुनिंदा कलाकार हैं जो उन फिल्मों में काम कर पा रहे हैं। तो आप ये मानिए कि आप बहुत ही उन शायद 1% लोगों में हैं जो वो उस प्रोसेस का हिस्सा है और उस जर्नी में सफल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक बहुत ही एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छा वैलिडेशन जिसको आप कह रही हैं ना, क्योंकि लिखते तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनाते हैं, पर उसमें एक ये वैलिडेशन एक करेक्ट वर्ड है। जब किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे कलाकारों के साथ आपका नाम आता है इस तरह की चीज़ों में, तो वो एक वैलिडेशन भी होती है और एक कहीं ना जो आपके आसपास के लोग होते हैं, आपका परिवार होता है, आपका दोस्त होता है, आप लोग हैं जैसे बुलाए, तो ये एक बहुत एक अच्छा, और वो आगे काम करने के लिए आपको बहुत मोटिवेट करता है कि हमने शायद ये काम करा, इसमें थोड़ी कमी रह गई है, हमारे दोस्तों ने, देखने वालों ने बताया, अब अगले में हम और मेहनत करेंगे और अच्छा कुछ करेंगे। तो जब आप गिनी विद सनी 2 लिख रहे थे और उसके बाद आपने डायरेक्शन के बारे में सोचा, तो पहले से लग रहा था कि मैं ही डायरेक्ट करूंगा? बिकॉज जैसे आपने खुद भी कहा, एंड वी ऑल नो कि डायरेक्शन इज एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम, है ना? उसमें तो बहुत सारा, इट्स वेरी टेक्निकल एज वेल। तो वो कैसे, मतलब आपने सोचा, हाउ डिड दैट
that confidence arrive? हाँ, तो वो क्या होता है ना कि जैसे जो राइटर होता है, राइटर इज द ऑथर ऑफ द स्क्रिप्ट, बट द डायरेक्टर इज द ऑथर ऑफ द फिल्म। क्योंकि एक राइटर जो होता है वो एक फिल्म को लेके एक डायरेक्टर को देता है, और सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम। वो ना एक्टर्स का माध्यम है, ना वो राइटर्स का माध्यम है, एक वो डायरेक्टर्स का माध्यम है। क्योंकि चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, उनको एक या एक्टर्स हो, उनको एक डायरेक्टर को सरेंडर करना पड़ता है, एंड ही विल गिव द फाइनल शेप टू द फिल्म। तो जैसे आपने कहा ना कि पहली तो एक स्ट्रगल ये थी कि यार स्क्रीन पे जो है ना नाम आ जाए। तो जब नाम आने लगा, स्क्रिप्ट्स लिखी, तो कहीं ना ये रहता था कि यार ये कुछ चीज़ें जो हम लिख रहे हैं ना, ये शायद इस तरीके से बनती, ऐसे होता तो बहुत अच्छा होता, इस तरीके से होता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि देखिए एक अच्छी बात ये है कि आप राइटर है, पर एक जो एक सैड पार्ट होता है ना, वो ये भी होता है कि ना स्क्रिप्ट सबको चाहिए होती है, फिल्में सबको बनानी होती है, पर जो एक राइटर जो एक टाइम पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना फिल्म का, वो फिल्म बनते बनते जो है ना वो सबसे पीछे जाता चला जाता है। तो मुझे लगा यार अगर ये कहानियां मैं सुना सकता हूँ। अच्छा, आप ये कह रही है ना कि मैंने जब गिनीवेट सनी 2 लिखनी स्टार्ट करी थी, जब लिख के स्क्रिप्ट खत्म की थी ना, तो वो मैंने ना एज डायरेक्टर नरेट करनी स्टार्ट नहीं, क्योंकि मैं गया तो इंडस्ट्री में डायरेक्टर बन नहीं था, बट वो मैंने एज अ डायरेक्टर ना नरेट करनी स्टार्ट नहीं करी थी। बट जब मैंने वो नरेट करनी स्टार्ट करी ना प्रोड्यूसर्स को, लोगों को, क्रिएटिव्स को, तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू डायरेक्ट दिस फिल्म, व्हाई डोंट यू डायरेक्ट दिस फिल्म, व्हाई डोंट यू डायरेक्ट दिस फिल्म। तो मैंने कहा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देन आई स्टार्टेड पिचिंग इट एज अ डायरेक्टर, एंड इवेंचुअली इट हैपेंड। Great. Universe works in its own way. Yeah, in its own way. You are right. So आपको शूटिंग के दौरान कोई ऐसा किस्सा है जो फनी हो या आपको बहुत मजा आया हो कि ये क्या हो गया शूट पे, कि क्योंकि बिकॉज फर्स्ट टाइमर के साथ ना बहुत कमाल के किस्से होते हैं, तो इस शूटिंग के दौरान क्या वो किस्सा है जो आपको याद रह गया, जो आपने आज तक कभी शेयर नहीं किया है? मतलब एक्चुअली ना जो इस शूट का जो हर दिन था ना वो बहुत ही खूबसूरत होता था, क्योंकि आपने जैसे कहा कि बहुत अच्छे अविनाश, एक काफ़ी अच्छे, बहुत ही रिनाउंड स्टार, और मेधा शंकर को भी 12th फिल्म में बहुत ही एक अच्छा ऑडियंस का रिसेप्शन बहुत अच्छा मिला, उन्हें एक बड़ी हिट फिल्म थी। पर सेट पे ना चाहे अविनाश, और इसमें और भी बहुत ही मंझे हुए कलाकार थे, ललित दुबे जी थिएटर वेटरन, सुधीर पांडे जी इतने बड़े वेटरन, गोविंद नामदेव जी। तो एक सीन था ना जिसमें पूरा परिवार एक साथ आता है। 2 सीन ऐसे थे, एक तो फ़ोन कॉल आता है गिनी के घर से, इन दोनों की फ़ोन कन्वर्सेशन होती है, तो वो फ़ोन कन्वर्सेशन में बहुत सारा कैओस लिखा हुआ था फिल्म में कि फ़ोन आएगा, उसको पटकेंगे, उसको उठाएंगे, ये करेंगे, इधर होगा उधर होगा। एंड वो उस लोकेशन पे मेरा डे 1 था शूट का, और डे 1 था शूट का, तो अब जो उससे पहले जो लोकेशन शूट करते हैं वो कंटेंट थी, 2 कैरेक्टर के साथ शूट कर रहे थे, क्रू भी इतना नहीं था, बट उस लोकेशन में क्रू भी बहुत ज़्यादा था, और आर्टिस्ट भी सारे आर्टिस्ट, फिल्म के इतने मंझे हुए आर्टिस्ट, और डायरेक्टर का काम होता है ब्लॉकिंग करना। तो मैं ब्लॉकिंग कर रहा हूँ, ये चीज़ें हो रही है यार, अच्छा है, बट जैसे ही कैमरा रोल हुआ और उन एक्टर्स ने परफॉर्म करना शुरू करा, जितना आपने देखा है वो तो आपने स्क्रीन पे देखा है, पर उसके पीछे इतना कैओस। अब उसमें रोहित चौधरी हैं, अब अविनाश है, तो अविनाश ने क्या करा, जो विश्वनाथ चैटर्जी उनको सही में बाइट कर लिया और वो ये कह रहे अरे काट लिया तो वो डायलॉग फिल्म में था नहीं, पर वो अविनाश ने ना वो फील के लिए उनको एक्चुअली में उनके टांग पे उसने काट लिया, तो उसने, और उधर से विश्वास अरे काट लिया अरे पकड़ लिया, तो वो सब चीजें ना एक्चुअली में हो रही थी। वो एक्चुअली में रोहित की घड़ी टूट गई, चप्पल टूट गई, वो इतना क्या ये सब लिखा नहीं था, ये सब लिखा नहीं था वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। ये लोग एक्चुअली ऐसे हो गए कि हाँ ये बिल्कुल फैमिली और ये चीजें बिल्कुल वैसे करने लग गए, वरना एक्टर ना सिर्फ एक्ट करते हैं काटने का ऐसे, और अविनाश ने एक्चुअली में ऐसे, विश्वनाथ ने पहले ऐसे बाइट करा तो अविनाश ने भी रियल में काट लिया। तो ये सब चीजें वहाँ पे एक्चुअली में ऐसे हो रही थी, और हमने क्या सेफ्टी के लिए सेकंड टेक ले लेते हैं, इसके लिए सेकंड टेक ले लेते हैं, बट वो जब उसको इम्प्रोवाइजेशन के साथ सेकंड टेक लेने की कोशिश करी ना, तो वो बात नहीं आई जो उन्होंने कैंडिडेट की बातें और होती दिया था। हाँ वो जो है ना वो एक कमाल का था, और ये सारे एक्टर्स इतने कमाल के कि एक बार आप उनके हाथ में स्क्रिप्ट दे दीजिए, वो ऐसा जादू कर देते थे कि बस मतलब मजा आ जाता था। बट एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर आई एम श्योर कि वो जैसे कहते हैं ना बटरफ्लाइज इन स्टमक, वो वाली फीलिंग रही होगी, लेकिन ठीक है उसके बाद शुरू हुआ और सब निकल गया। सब होने के बाद जब फिल्म रिलीज हुई, थिएट्रिकल रिलीज, बड़ी साइलेंट थी, है ना, बहुत ज्यादा मतलब कोई शोर शराबा नहीं, हंगामा नहीं, और बहुत ही साइलेंट सा, और मैं कहूँ तो सच बताऊं तो फीका सा भी ऑडियंस का रिस्पॉन्स था। लेकिन उसके बाद जैसे कहते हैं दूसरा जन्म मिल गया भाई, कि OTT पे रिलीज हुई और OTT पे इतने समय तक ट्रेंड करती रही। सो हाउ वाज दैट? देखिए क्या था ना कि जब ये फिल्म लिखी गई थी तो ये फिल्म मैंने कभी भी गिनीवेट सनी 2 लिखी नहीं थी।
ये फिल्म का ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है भाई। ये फिल्म का टाइटल ही कुछ और था, दोनों। और जब अविनाश और मेधा को सुनाई भी गई थी ना, तो फिल्म का टाइटल और किरदारों के नाम कुछ और थे। अच्छा। तो ये अविनाश और मेधा ने भी काफी सारे इंटरव्यूज में जिक्र किया है। तो मुझे लगता है उससे एक अच्छी चीज जो हुई, जो प्रोड्यूसर्स के लिहाज से और फिल्म के लिहाज से, मार्केटिंग के लिहाज से ये अच्छी हुई कि गिनीवेट से सनी 2 लिखने से वो फिल्म उनकी जो है ना, आगे उनको खरीदार मिल गए उसके लिए। लेकिन उसका एक नुकसान कहीं ना कहीं ये हुआ ना कि आप अगर पहला पार्ट OTT पे आता है तो दूसरा पार्ट दर्शकों का ना अधिकतर यही था, ये तो OTT की फिल्म है, इसको OTT पे देखेंगे, इसको OTT की फिल्म है, इसको OTT पे देखेंगे। और उस दौरान जो थी ना, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में थी, हमारे आगे भी हमारे पीछे भी, और हमसे पहले एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी, एक जो नेशनल आइकन फिल्म बन गई। तो उस शोर में ना हमारा कहीं ना कहीं जो क्या होता है कि आपने एक अच्छी चीज़ बनाई, उसको ना दर्शकों तक जाके पहुंचाना, बताना कि एक फिल्म आई है, इसको देखिए और इसको आप इस कारण से देखिए, कहीं ना कहीं वो एक भी कमज़ोर रहा। पर मैं आपको सही बताऊं, उस टाइम तो बहुत ही एक शैटर्ड फील हुआ कि आपकी पहली फिल्म आई, थिएटर में आप हफ्ते 2 हफ्ते में उतर गई और दर्शकों ने उतना नहीं देखा जितना देखना चाहिए था। पर जब ये फिल्म OTT पे आई ना, मेरे को बिल्कुल ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर फिर जिस तरीके से दूसरे हफ्ते से न्यूज़ आने लग गई, चीज़ें होने लग गई, तो मैंने कहा चलो दर्शकों ने अपना वादा तो निभाया कि OTT की फिल्में OTT पे देखेंगे और देख रहे हैं। नहीं, it's trending, sir, it's trending। तो मैंने कहा चलिए, ये दर्शकों ने अपना वादा निभाया कि हम देखेंगे और वो देख रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा रिस्पांस। और उसके बाद वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भी बहुत मतलब छोटे छोटे से बाइट्स निकले गए, कुछ मीम्स भी बने, कुछ पर्टिकुलर सीन्स हैं जो बहुत पॉपुलर हुए। तो जब देखते हैं कि हर एक के मोबाइल में भी गिनीवेट सनी 2 दिख रहा है, तो कैसा लगता है? बहुत, देखिए क्या होता है ना कि एक OTT के आने से, चीज़ें होने से ना, एक बहुत अच्छी चीज़ें ये हो गई है ना कि चीज़ों दर्शकों तक ना बहुत ही 60 दिन में थिएटर में आने के बाद चीज़ें दर्शकों तक पहुंच जाती है। और जो एक एज अ फिल्म, देखिए मैं तो कोई बिजनेसमैन हूँ नहीं, मैं तो प्रोड्यूसर हूँ नहीं, मैं तो एक राइटर डायरेक्टर हूँ, एक फिल्मकार हूँ। तो मेरा ये होता है कि यार जो मैंने बात कही है ना, वो दर्शकों तक पहुँच जाए। और ये इतनी अच्छी चीज़ है कि जैसे उसमें एक गंगा घाट का सीन है, गंगा किनारे एक सीन है उसमें जहाँ पे वो ऋषिकेश में बैठे हैं और उनका डिवोर्स ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, और वो एक साधु उनसे ना भिक्षा मांगने आता है, और वो अविनाश जो है ना, उनको पैसे उनके जेब में जो होते हैं निकाल के देते हैं, और वो कहते हैं कि सदा खुशी रहो, सौभाग्यवती रहो। तो वो कहता है डिवोर्स हो रहा है हमारा। तो वो साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये ना त्रिवेणी का संगम है, यहाँ की नदियाँ अलग नहीं होती, मिलती हैं। तो वो मुझे जो था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि जीवन में मेरे साथ भी बहुत ऐसी चीज़ें हुई, जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, कुछ ना कुछ एक डिवाइन इंटरवेंशन हुई, चीज़ें हुई और चीज़ें ठीक हो गई। तो मुझे कहीं ना कहीं एक लग रहा था यार कि जीवन में ना हम सब जो है वो एक हमारी लाइफ में कुछ तो एक ऐसा मिरेकल होता है जहाँ लगता है। तो देख, फिल्म में भी ना वो एक ऐसा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक बहुत ही लॉजिकल या ऐसा एक टूल हो, कुछ एक, और वो भी शायद अगर आप फिल्म देखें तो वो भी शायद एज अ कपल शायद किसी एक ऐसी ब्लेसिंग का वेट कर रहे हैं, और दर्शकों ने उसका वहाँ से लेके क्लाइमैक्स तक के पोर्शन को इतना सराहा है ना, वही क्लिप सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, इतना पसंद हो रहा है। प्लस सुधीर पांडे जी के जो डायलॉग हैं फिल्म में, संयम बेटा संयम, तो इतना लोग मेरे को मैसेज करते हैं, वो बहुत ज्यादा, तो वो चीज़ है ना, चाहे वो इस तरह के पंचेस हो, ये हो, दोनों तरह से दर्शकों को कनेक्ट कर रही हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। कंटेंट मैटर्स ऑफ कोर्स एंड इट्स वंडरफुल। हाँ, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन डीडी मॉर्निंग शो। और आपके आने वाली फिल्मों के लिए भी हम आपको अभी से शुभकामना दे रहे हैं कि वी हैव फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन यू कि आप बहुत बहुत अच्छा करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट फिल्म होगी ना, वो इससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, थिएटर पे भी और OTT पे भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।